गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीतिज्ञान विषय में हम हमारी महत्वपूर्ण अवधारणा एक विचारधारा समाजवाद के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि समाजवाद एक प्रकार से शोषण से रहित समतामूलक समाज और राज्य की स्थापना करने पर बल देता है। उसकी ये जो समाजवादी अवधारणा है, इसके विकास के संबंध में हमने पूरा उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा। आज हम देखते हैं कि मूल रूप से ये समाजवाद है, इसका क्या आशय है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, समाजवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद इन दोनों विचारधाराओं और व्यवस्थाओं का समन्वय है। मतलब आप समझ सकते हैं कि समाजवाद में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राज्य सबका अस्तित्व बना रहता है, साम्यवाद की तरह बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। यूँ कह सकते हैं कि सोशलिज्म है वो, उसमें प्रजातंत्र और जो खुद समाजवादी विचारधारा, इन दोनों का एक ऐसा एक मिश्रण पाया जाता है। ऐसी इस विचारधारा और व्यवस्थाओं में ऐसा समन्वय पाया जाता है कि दोनों एक साथ चलते हैं। प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाकर ऐसे समाजवाद की स्थापना, जो स्थापना के बाद भी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर अपने समस्त कार्य करें, उसे हम समाजवाद कह सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतपेटी का मार्ग, मतदान के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनती हैं या जनता स्वयं उस प्रक्रिया में भाग लेती है, और फिर इस मार्ग को अपनाते हुए, इस लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए समाजवाद की स्थापना करना, जो समाज के हित में और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ व्यवस्था राज्य के हाथों में हो। यानी समाज में न्यायोचित वितरण राज्य के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ समस्त कार्य हैं, हम किस में समझ सकते हैं, समाजवाद में। पर ध्यान रखना, समाजवाद राज्य का पूरा पक्षधर है। ये राज्य की समाप्ति की बात नहीं करता है, ये राज्य को लेकर चलता है, और ये महत्वपूर्ण एक स्तंभ मानता है कि बिना राज्य के ये सब कुछ संभव हो नहीं सकता है। लेकिन लोकतंत्र को स्वीकार करता है, साथ साथ में लोकतंत्र के अलावा अन्य किसी प्रकार की पद्धतियों में ये यकीन कम करता है। अतः ये विचारधारा लोकतंत्र, समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन में है, लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र में या राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रसंग में इसकी अगर बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। मतलब आप देखिए, क्योंकि विभिन्न आते आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्था होती हैं, उसका जो स्वरूप होता है, तो उसमें ये पूरी तरह से उदारवादी दर्शन के नज़दीक। क्योंकि ये व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना चाहता है, जो कि उदारवादी भी कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में ये पूरी तरह से यूँ कहें कि लिबरलिज्म फिलोसॉफी के बिल्कुल करीब है, उदारवादी दर्शन के बेहद नज़दीक है। लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रसंग में देखें कि राज्य किस प्रकार से कार्य कर रहा है। राज्य की जो कार्य प्रणाली है व्यवहारिक तौर पर, वो पूरी तरह से लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब अपनी जनता का सर्वांगीण विकास, अपनी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, पब्लिक वेलफेयर में ही ये बिलीव करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग को ही ये प्रस्तुत करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके संबंध में अलग अलग कुछ राजनीतिक विचार का हैं, जिसमें भारतीय भी हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जनसहमति के तरीकों से, न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब मैंने आपको पिछली कक्षा में भी स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र मतलब यूँ कहें कि एक ऐसे टोपी या टोपे के समान हो गया है, जिसको पहनने वाले तो खूब हैं, अब हर सिर में पहना जाने वाला है, इसलिए उसका जो वास्तविक आकार था वो उसके स्वरूप में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। मतलब यूँ कहें कि इस समाजवाद की इतनी शाखाएं हो चुकी हैं और इसका कोई एक रूप नहीं रहा है। हर, जैसे आपने देखा होगा, श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रमिक संघवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इस प्रकार से सोपन लोग के समाजवाद,
कई भागों में हम इसको समाजवाद को बांट सकते हैं। तो उसकी काफ़ी शाखाएं भी स्थापित हो चुकी हैं। तो ये कहते हैं कि हर देश, अब जैसे हमारे नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से इन्होंने अपने विचार प्रदान किया था। तो हर देश ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी जो देश की चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए इस समाजवाद की स्थापना की। तो नेहरू क्या कहते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कौन सी? राजनीतिक, कि हर व्यक्ति को लगे कि नहीं, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में मेरा कुछ योगदान है, मेरी भी कुछ भूमिका है और मेरी भी उसके प्रति कुछ आस्था है, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सबको इसको हुए तो ये कब होगा? जब विकेंद्रीकरण होगा। केंद्रीकरण होने से ये भाव कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो हमेशा जो एक उच्च निम्न और जो उच्च की जो भी जो खाई है, या अमीर और गरीब की जो खाई है, उसको पाटने में एक ही महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें। ठीक है, तो ये नेहरू कहते हैं कि राजनीतिक आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से ही हम एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। किसी बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और ज़्यादा से ज़्यादा जन सहमति, जिसको हमने पिछले कक्षाओं में भी इसको स्पष्ट किया। तो ये पंडित नेहरू का विचार था। और इसके अलावा हमारे सबसे बड़े समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देखिए ये क्या कहते थे कि समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास, ठीक है, जो किसके लक्ष्य थे? साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्षणों जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार को अपना लिया है। अब प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। मतलब आप समझिए, समाजवाद है ना, समाजवाद ने आर्थिक क्षेत्र में जो अपने लक्ष्य हैं वो क्या हैं? वो जो साम्यवाद में पाए जाते हैं ना, वो लक्ष्य इसने स्वीकार कर लिए हैं कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में आर्थिक लक्ष्य क्या होते हैं कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर किसका स्वामित्व होना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए? समाज का। ठीक है, उसके उत्पादन, फिर उसका वितरण, न्याय संगत, सब कुछ शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए? समाज के पास होनी चाहिए। जबकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें निजी व्यक्ति के हाथों में होती है, वो उसमें समाज का कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये साम्यवाद की तरह कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो और बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया जाए। तो ये जो विकास के जो लक्ष्य हैं, आर्थिक लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं, तो समाजवाद ने आर्थिक क्षेत्र में तो ये लक्ष्य अपना लिए। फिर पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद के जो सामान्य लक्ष्य होते हैं, जो प्राय राजनीतिक क्षेत्र में समझ सकते हैं, तो एक तो राष्ट्र स्वतंत्र, देश स्वतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो और मानव के लिए मानव अधिकार होने चाहिए। तो ये जो पूंजीवाद के लक्ष्य हैं, तो इनको भी उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको लगता है कि बेहतर है तो बेहतर अपना जाना जरूरी होता है। तो साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्य हैं, दोनों का मिला जुला स्वरूप किसमें हमें दिखाई देता है? समाजवाद में। अर्थात दोनों का सामंजस्य स्थापित करता है समाजवाद, दोनों लक्ष्यों में। ये थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिभाषा। अब देखिए, हमारे न्यायमूर्ति जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, उनके अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। मतलब हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो लोक कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत होते हैं, जिसमें जनता के कल्याण की जो उल्लेख किया जाता है या कल्याण की जो बातें की जाती है, उनको व्यवहारिक तौर पर लागू करने की व्यवस्था का नाम क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आधार उदार सामाजिक दर्शन है और इसकी मुख्य भावना ये है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ओवरऑल के समाजवाद का अर्थ है कि लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना, और इस विचारधारा का आधार है व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अगर आपको 30 शब्दों में, 20 शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देनी है तो आप यही कहेंगे कि समाजवाद होता क्या है? तो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर, कौन सा मार्ग? लोकतांत्रिक मार्ग अपनाकर, जिसमें जनता की भूमिका होती है, जनता सर्वोच्च होती है,
जनता से ऊपर कुछ नहीं होता है और शासन व्यवस्था भी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना करने पर बल देना और उसकी जो मेन आइडियोलॉजी के जो जो स्तंभ है या आधार है वो है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के स्वाभिमान और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। यह है आपका समाजवाद का अर्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। इसकी ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में देखें तो हम इसको विस्तार से और देखते हैं। तो देखिए, भारत में समाजवाद का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाले राष्ट्रीय संघर्ष में ही हो गया था। हम ब्रिटिश शक्ति के गुलाम थे, तो जब हमारे देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस दौरान ही हमारे द्वारा किए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय संघर्ष में हमने ये तय कर लिया था कि जो हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति होगी, तो हम एक समाजवादी राज्य की स्थापना करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि एक उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था और फिर आप देखते हैं कि 1917 में जो रूस सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, और फिर लेनिन के बाद में जो स्टालिन ने नेतृत्व संभाला, तो स्टालिन ने जिस प्रकार से अपना जो सोवियत संघ में नेतृत्व दिया, तो हम इससे भी काफ़ी नज़दीक थे, करीब थे, ये भी देखा। फिर हमारे देश के जो मुख्य कर्णधार, जिसमें आप देखते हैं समाजवादी विचारक में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऐसे महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी लोग जो विचारक थे वो भी ये समझ रहे थे। गांधी जी के जो अपना गांधीवाद है, गांधीवादी विचारधारा है, इसको लेकर भी तो काफ़ी कुछ मतलब हमारे सामने ये सब उपस्थित थे कि हमारे देश के लिए कौन सी शासन व्यवस्था उपयुक्त रहेगी, मतलब कौन सा जो ढांचा है कि हम हमारे देश के विकास के लिए अपनाएं, ताकि हमारे सब लोगों को एक व्यक्ति की गरिमा होते हुए सबको सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके। ऐसा क्या किया जा सके, तो लगभग हमारा सभी का झुकाव कह सकें कि यूँ कि हमारा मतलब हमारे राष्ट्र के मुख्य नेतृत्वकर्ताओं का जो ध्यान था वो समाजवाद की ओर प्रेरित था। ठीक है, तो इनकी प्राप्ति के लिए ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही इसका आरंभ हो चुका था। सबसे पहले आप देखते हैं कि 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन हुआ, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने घोषणा की कि इस समिति की राय में भारतीय जनता की भयंकर दरिद्रता विदेशियों द्वारा किए गए शोषण के कारण एवं समाज की आर्थिक व्यवस्था के कारण भी है। मतलब देखिए, आपको पता है 1929 का लाहौर अधिवेशन और एक और मायने में भी बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 जब भारत में लागू किया गया तो उसमें ये प्रावधान था कि आने वाले 10 वर्ष के भीतर इस भारत शासन अधिनियम का एक प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो ये देखेगा कि क्या ये वाकई में ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया है, क्या ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है या इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है या और कुछ भी इसमें बदलाव किया जा सके। तो आपको पता ही होगा कि 1928 में इसका एवोल्यूशन करने के लिए एक साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका पुरजोर से भारत में विरोध किया गया। इंडिया के भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय जनता ने उसका प्रतिकार किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ, सब इस प्रकार से हुआ। तो फिर अंग्रेजी सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हमने सोचा कि आपके लिए बेहतर किया जैसा, लेकिन आप नहीं मान रहे तो हम और भी कुछ आप अपने स्तर पे बताओ। तो मोतीलाल नेहरू और कुछ सदस्यों को लेकर एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट में आपको पता है जब भारतीय द्वारा तैयार की गई तो भारतीय के लिए ही बेहतर थी, तो उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे जो हमारे लिए अच्छे होते। उसमें एक प्रावधान किया था डोमिनियन स्टेट, अर्थात जिसको अधिराज्य कहते हैं, मतलब बाह्य संबंध ब्रिटिश शक्ति के हाथ में, लेकिन पूरे आंतरिक भारत का प्रशासन शक्तियाँ सब कुछ भारतीयों के पास हो, उसे कहते हैं डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य। तो आप समझ सकते हैं कि ये मांग जब उसमें रखी तो ये ठुकरा दी अंग्रेजों ने कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम आपको डोमिनियन स्टेट भारतीयों को दें, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था लागू करें। तब फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, तो उसमें
एक और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कहा कि अब हमें किसी भी प्रकार से कोई डोमिनेट स्टेट की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम केवल और केवल पूर्ण आज़ादी को लेकर रहेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन इस मामले में बहुत अहम है, क्योंकि इस अधिवेशन में ही पंडित नेहरू ने घोषणा की थी और इस अधिवेशन के प्रमुख भी नेहरू बने थे। तो उन्होंने कहा था कि अब हम पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे, जब तक पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम इनके फेंके गए टुकड़ों की तरह बिल्कुल उठाने वाले नहीं हैं। अब न तो हमें डोमिन स्टेट की ज़रूरत है और न किसी अन्य प्रकार के, हम तो अब पूरी तरह से क्या प्राप्त करेंगे, पूर्ण स्वराज्य, पूरी आज़ादी, अंग्रेज मुक्त भारत को हम चाहेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन में ये भी पंडित नेहरू द्वारा घोषणा की गई थी। और इसी के साथ जब हम समाजवाद पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इस कांग्रेस की कार्य समिति ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता भयंकर दरिद्रता, इतनी गरीबी, विदेशियों द्वारा किए गए शोषण तो है ही, केवल इसको ही अपन हर सम्मेलन में हर जगह यही कहें कि नहीं, ये गरीबी का कारण क्या है कि ये विदेशियों द्वारा शोषण, इन पे केवल मत डालो। कारण एक और भी है कि समाज की जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था भी एक कारण है उसमें, क्योंकि जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था ये जो बनी हुई है ये खुद अपना शोषण करवाती है। इसलिए जिसका विदेशी शासक अपना शोषण जारी रखने के लिए समाज की वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। मतलब हमारी जो भी भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी बहुत कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तभी ये सब कुछ इसमें हम समाजवाद के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1931 में कराची अधिवेशन में भी ये कांग्रेस द्वारा पारित प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रावकथन में कहा गया था कि यदि हम सर्वसाधारण के लिए स्वराज्य के वास्तविक स्वराज्य बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल देश की राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं वरन सर्वसाधारण की आर्थिक स्वतंत्रता से भी है। मतलब समझ सकते हैं 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में ये कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें भी उसके प्राकथन में ये स्पष्ट किया गया था कि यदि हम सर्वसाधारण के स्वराज्य को वास्तविक स्वराज्य बनाना चाहते हैं, यानी हर कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के लिए स्वराज्य को अगर वास्तविक स्वराज्य अपना राज्य बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ केवल देश की राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं है कि भाई हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों से मुक्त हो गए, अंग्रेज यहाँ से बाहर से चले गए, आज हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वसाधारण को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करवानी होगी, अर्थात उसकी आर्थिक जो बदलाव करने हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, क्योंकि जो ढांचा बना हुआ है उसमें बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। गांधी जी ने भारतीय आदर्शों और परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद का प्रतिपादन किया। अब गांधी जी ने, आपको पता है, आदर्श राज्य या गांधी जी को राम राज्य की बात करते हैं तो उसमें वो उन्होंने इस प्रकार के समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। स्वतंत्र आंदोलन के काल में और उसके बाद भी पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सभी हमारे समाजवादी विचारधाराओं को लोकप्रिय बनाने में और मानव की गरिमा की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारतीय समाजवादी विचारक के कोई 2-4 नाम बताइए तो आप कह सकते हैं पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको नाम याद रखने, ये भारत के समाजवादी विचारकों में माने जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक केंद्र के शासक दल और विपक्षी दलों के द्वारा अपने आप को समाजवाद का पक्षधर घोषित किया गया। अब हमारी स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की कौन सा व्यवस्था अपनाए, तो हमने तुरंत प्रभाव से हमने देश की परिस्थिति को देखते हुए ये भांप लिया कि अब हमें समाजवाद ही बेहतर रहेगा, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी हम व्यवस्था को नहीं अपना सकते हैं या विचारधाराओं को नहीं अपना सकते हैं। लेकिन व्यवहार में अब तक जिस दिशा में जो कुछ किया है वह निश्चित रूप से अपूर्ण माना जाता है कि हमने समाजवाद अपना कर भी हम समाजवाद में पूर्ण लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाए हैं या उसको प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आर्थिक आधार पर समाज में खाई अब तक काफ़ी बड़ी हुई है। अभी तक देश में जो गरीबी है, जो समस्या है, उनसे पूरी तरह से निजात नहीं कर पाए हैं। तो ज़रूरत है कि और भी इस पर में इवोल्यूशन किया जाए और देश के लिए कुछ नवीनतम और जो देश में जो चुनौतियां हैं उनका तुरंत समाधान कर सकें। तो फिर भी काफ़ी हद तक हमने सफलता भी अर्जित की है।